दोस्तों, हम इस कहानी को इसके पिछले सभी पार्ट्स के 2 मिनट के रिकैप के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे पहली बार देख रहे हमारे सब्सक्राइबर भी इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। एक कंपनी अल्जाइमर की बीमारी, जिसमें इंसान बातें भूलने लगता है, उसको ठीक करने के लिए एक दवा बनाती है और वो लोग अपना पहला प्रयोग ब्राइट आइज नाम की मादा चिंपैंजी पे करते हैं, जिससे वो बेहद समझदार बन जाती है। लेकिन वो दवा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी चली जाती है, जिस कारण वो पैदाइशी ही बुद्धिमान होता है। इसी का नाम सीजर है, जो हमारी कहानी का हीरो है। सीजर को बचाने के चक्कर में उसकी माँ इंसानों पर हमला कर देती है और वो मारी जाती है। सभी को लगता है कि दवाई फेल हो गई, तो वो कंपनी अपने सभी चिंपैंजियों को मार देती है। लेकिन एक साइंटिस्ट चुपचाप सीजर को अपने घर लाकर अपने बच्चे की तरह पालता है। लेकिन एक हादसे की वजह से साइंटिस्ट को उसे पेट होम में छोड़ना पड़ता है। वहाँ केयरटेकर का लड़का उसे बहुत परेशान करता है। वो वहाँ दुख और अकेलेपन से घिर जाता है। फिर गुस्से में वो अल्जाइमर की दवाई को साइंटिस्ट के घर से चुराकर अपने साथ बंधे सारे चिंपैंजियों को उसकी गैस सुंघाकर सबको समझदार बना देता है और वो उन सभी को लेकर इंसानों से लड़ता बचता हुआ जंगल में चला जाता है। वहीं दूसरी डोज मिलने से सीजर इतना ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है कि वो इंसानों की भाषा में साइंटिस्ट से 2 शब्द कहता है। पहला नहीं, दूसरा जंगल सीजर का घर। वहीं दूसरी तरफ इस दवा का वायरस 95% इंसानों को खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी। इसके 10 साल बाद सीजर अपनी पत्नी, 2 बेटों और अपने कबीले के साथ जंगल में ही घर बनाकर रहने लगता है। फिर बचे हुए इंसानों के साथ सीजर ने मिलकर रहने में बहुत कोशिश की, लेकिन उसी का एक साथी कोबा की इंसानों से बदला लेने की उसकी तीव्र इच्छा की वजह से उसने सीजर को गोली मार दी और उसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और वानरों में युद्ध छिड़ गया। लेकिन मैल्कम नाम का आदमी सीजर को बचा लेता है और सीजर कोबा को मारकर अपनी गद्दी वापस हासिल कर लेता है। लेकिन उस युद्ध में बचे इंसानों ने सेना की टुकड़ी से मदद मांगी, तो सेना ने एक बेरहम कर्नल और उसकी बटालियन को उन सभी वनमानुषों को खत्म करने के लिए भेज दिया। उसके 2 साल तक लगातार ढूंढने के बाद कर्नल सीजर के कबीले पर हमला कर उसके बहुत से लोग, उसकी पत्नी और बड़े बेटे को मार देता है। फिर सीजर कर्नल से बदला लेने के लिए उसकी छावनी जाता है। वो वहाँ देखता है कि नए घर की तलाश में निकला उसका पुराना कबीला कर्नल ने बंदी बना रखा है। कर्नल धोखे से उसे भी पकड़ लेता है और फिर सीजर की जान के बदले वो सभी वानरों से पत्थर उठवाकर दीवार बनवाता है। असल में सेना ने कर्नल को बागी घोषित कर दिया था, क्योंकि उस वायरस की वजह से उसका बेटा भी मारा गया था। उसके सर पर वानरों को मारने का बस जुनून सवार था, इसीलिए सेना ने छावनी पर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल समेत उसके सभी आदमी मारे गए थे। और धमाकों की वजह से पहाड़ से बर्फ गिरने लगती है, तो सीजर अपने कबीले के साथ पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है और सबको एक नई जगह लेकर आता है, जो मरने से पहले उसके बड़े बेटे ने उसको बताई थी। सबको सेफ पहुंचाकर घायल होने की वजह से सीजर अपना दम तोड़ देता है। अब इससे आगे सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों बाद मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। अब वो एक विलुप्त प्रजाति मानी जाती है और इस समय पृथ्वी पर वानरों का ही राज है। वानरों ने अलग अलग जगह अपने अलग अलग कबीले बसाए। ऐसे ही वानरों का एक ईगल ओरिएंटेड यानी कि चील कबीला होता है। वो लोग एक उत्सव मनाते थे, जिसमें कबीले के युवाओं को एक रात पहले चील के घोंसले से अंडे लाने पड़ते थे। लेकिन अगर वहाँ 3 अंडे होते तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे। वो उन अंडों को लाकर उनमें से चील के बच्चों की बड़े होने तक देखभाल और उन्हें शिकार के लिए तैयार करते थे। प्रशिक्षण पाकर ये चील अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाया करती थीं। इसी कबीले का एक युवा वानर नोआ अपनी दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सूना के साथ चील के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह जाता है। वहाँ उन्हें घोंसले में 3 ही अंडे मिलते हैं। अब क्योंकि वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे, तो नोआ एक अंडा अनाया और दूसरा सूना को लेने देता है और खुद सामने वाली पहाड़ी की अब तक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर और चील के हमले से बाल बाल बचते हुए एक अंडे को हासिल कर लेता है। अब वो लोग अंडा लेकर जैसे ही अपने घोड़ों के पास वापस आते हैं, वो घोड़ों को डरा हुआ और साथ ही नोहा का कंबल गायब पाते हैं। तभी उनको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए रेल के टनल तक आ जाते हैं। वहीं उन्हें नोहा का कंबल टंगा मिलता है। सूना हिम्मत करके जैसे ही कंबल वापस लेती है, वो
तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और सीधा अपने कबीले आ जाते हैं। असल में कबीले वालों का ये पुराना नियम था कि कोई भी वानर उस टनल को पार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डर था वहाँ इंसान हो सकते हैं। वो लोग इंसानों को इको कहते थे। चील का अंडा लेके आने की वजह से नोआ की माँ खुश हो जाती है और उसको बताती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। ये पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तार के खंभों पर लकड़ी के मचान बनाकर रह रहा होता है। नोआ अपने पिता से मिलने मचान के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है। वहाँ वो अंडों के लिए घोंसला तैयार कर रहे होते हैं। उसके पिता का सन ईगल नोहा को पसंद नहीं करता, वो उसे चोंच मार देता है। तभी उनको नोहा के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है, तो वो नोहा से टनल पार करने वाली बात पूछते हैं। तो नोहा उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने टनल पार नहीं की। फिर नोवा के पिता अपने बड़े बेटे को नोवा का कंबल देकर उस पर लगे इंसानी खून वाले का पता लगाकर उसे अपने कबीले से दूर भगाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पीछे अपना सन ईगल भेजते हैं। फिर रात में नोवा को उनकी मछली के गोदाम में कुछ आहट सुनाई देती है, तो वो उसके अंदर जाता है। उसको वहाँ पर छुपी बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। वो नोहा को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के से नोवा जो चील का अंडा लेकर आया था वो टूट जाता है। तो वो अनाया और सूना से कहता है, मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ वानरों की आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। नोआ उस जगह जाकर देखता है, वहाँ पर कुछ वानर मास्क और कवच पहने मरे पड़े हैं। तभी उसका बड़ा भाई घायल हालत में उसके पास आकर कहता है, ऐसे और भी आ रहे हैं, और अपना दम तोड़ देता है। किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। उनके जैसे और भी वानर आने से पहले नोवा वहीं पास की झाड़ी में छुप जाता है। उन मास्क पहने वानरों का कमांडर सिल्वा अपने वानरों को मरा देख भड़क जाता है। तभी उनको नोहा के भाई की लाश पर से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसका खून कंबल पर लगा था। वहीं उनको नोहा का घोड़ा भी दिखाई दे जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसके कबीले का पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को करंट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहाँ वो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोआ वहाँ वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए जलते हुए मचान पर ही चढ़ जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसे चढ़ते हुए देख लेता है। नोआ मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को बचा नहीं पाता। उल्टा कमांडर सिल्वा नोआ से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है। तो नोआ बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तो कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी से तार में करंट दौड़ाने से पहले कहता है, महान सीजर के लिए। करंट के झटके से नोआ के हाथों से तार छूट जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है, वो देखता है कि उसका कबीला तबाह हो चुका है। उसको वहीं करंट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखता है। वहाँ उसके पिता की लाश पड़ी होती है। नोवा अपने दुख, दर्द और बेबसी के साथ रोता हुआ उनकी लाश के पास ही बैठ जाता है। फिर वो उनको दफनाकर उन्हीं की कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर घर वापस लाऊंगा। और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल आता है। वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी, वहाँ कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चल कर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है, लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोआ जंगल में ही आग जलाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर उड़ जाती है। असल में वो सभी ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए ही गानों की धुनों पर ट्रेनिंग दिया करते थे। फिर नोआ उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुँचता है। वहाँ उसको धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर पहुँचता है तो सतह कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास करंट वाली छड़ी थी, तो वहाँ पर छुपकर रह रहे एक बेहद ही बुद्धिमान ओरांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है। तो नोवा उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसका सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम राका बताता हुआ कहता है, उन्होंने ही मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया और ये चिता मेरे आखिरी साथी की है। अब बस मैं ही बचा हूँ। राका के गले में सीजर की खिड़की वाला लॉकेट होता है। फिर वो नोवा को उसके द्वारा बचाकर रखी किताबों को दिखा
दिखाकर बताता है इन सिंबल्स का कुछ मतलब है और हमारे महान सीजर के काल में वानर इनको पढ़ना जानते थे। सीजर का नाम सुनते ही नोहा उसको बताता है जिन वानरों ने मेरे कबीले पर हमला किया था वो सीजर का नाम लेकर ही तबाही मचा रहे थे और उससे पूछता है ये सीजर कौन है। तो राका उसको बताता है उन शैतानों ने सीजर की मूल शिक्षाओं को बदलकर उसका गलत रूप सबके सामने रखा। सीजर हमारा महान पूर्वज था, उन्होंने हमें वानर होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा था वानर साथ तो मजबूत हाथ और एक वानर दूसरे वानर को नहीं मारता और मैं उन्हीं के नियम को मानता आया हूँ। पर खुद राका भी यही मानता था कि वानर शुरू से ही इंसानों से महान और बेहद बुद्धिमान हुआ करते थे। तभी राका को पता चलता है एक इंसानी लड़की नोआ का पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंची है। तो राका खुद भी नोहा के साथ निकल पड़ता है। फिर वो रात बिताने के लिए एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी वो लड़की भी वहां आ जाती है। राका उसको खाने के लिए सेव देकर अपना और नोआ का नाम बताता है। वो लड़की चुपके से आकर सेव खाने लगती है। अब ठंड होने की वजह से राका नोआ का कंबल उसे देने के लिए कहता है। तो नोआ उससे कहता है ये कंबल मेरे लिए बहुत खास है। तो राका उसे समझाता है इंसानों को ठंड लगती है। तो नोआ उसे अपनी माँ का कंबल देने देता है। अगली सुबह वो तीनों ही अपना रास्ता तय करने लगते हैं। आगे चलकर उनको ज़ेब्रा और जंगली इंसानों का एक झुंड दिखाई देता है। वो इंसान बिल्कुल आदि मानव जैसा जीवन जी रहे होते हैं। इंसानों की इतनी बदतर हालत देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नोआ के लड़की को इंसानों के साथ छोड़ते समय राका उसको सीजर के चिन्ह वाला लॉकेट देकर सीजर की ही सीख पर चलने की सलाह देता है। ठीक उसी समय कमांडर सिल्वा अपने वानर सैनिकों के साथ उन इंसानों पर हमला कर उनको बंदी बनाने लगता है। वो लड़की उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। तभी उनके अत्याचारों को देखकर नोआ उस लड़की को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की झाड़ियों में से खड़ी होकर नोआ का नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। तो नोआ कमांडर सिल्वा से पहले उस लड़की को पकड़ लेता है और राका और उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। कमांडर सिल्वा उन्हें देखता रह जाता है। फिर एक जगह रुककर नोआ राका को बड़ी हैरानी से बताता है ये लड़की बोल सकती है। पर राका उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम मे है। तो राका और नोआ उसे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान ने किसी चिंपैंजी को बोलते हुए सुन लिया हो। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो नोआ को बताती है कि वो जानती है उसका कबीला इस समय कहाँ कैद है। उसी रात नोआ उस करंट वाली छड़ी को ठीक कर लेता है। अगली सुबह में उन्हें लेकर एक उफनती नदी के किनारे पहुंचती है और लकड़ी के बने पुल से उसे पार करने लगती है। लेकिन तभी कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ आकर उनको उसी पुल पर ही घेर लेता है। उनके साथ हाथापाई में पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जाल को पकड़ लेती है। तभी राका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही नदी के बहाव में फंस जाता है। तभी वो नोआ से कहता है साथ रहोगे तो जीतोगे। उसी समय कमांडर सिल्वा उसके जाल की रस्सी को काट देता है। राका बहता हुआ नदी के उफान में समा जाता है। कमांडर सिल्वा नोआ और मे को पकड़कर समुद्री तट पर जंग लगे जहाज पर बसे अपने कैंप में ले आता है। वहाँ नोआ को अलग अलग कबीले से लाए गए वानरों के पास छोड़ दिया जाता है। वहाँ वानर इंसानों द्वारा सदियों पहले बनाए गए परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर के दरवाजे पर बारूद के कट्टे लगा रहे होते हैं। साथ ही समुद्र का पानी अंदर ना आए उसके लिए बेड़ा भी बांध रहे होते हैं। तभी नोआ को वहाँ सूना मिल जाती है। फिर वो अपनी माँ से भी मिलता है। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मे को एक कमरे में भेज देते हैं। वहाँ में उसके ही जैसे बोलने वाले एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ट्रेवथन होता है। उसने ही करंट देने वाली छड़ी बनाई थी और वो उस कबीले के सरदार प्रॉक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चला था। तभी प्रॉक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीरों से बांधकर वानरों से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवाता है, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। तो प्रॉक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं ट्रेवथन से कहती है अगर प्रॉक्सिमस ने बंकर का दरवाजा खोल लिया तो उसको इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार मिल जाएंगे। फिर वो बचे कुचे इंसानों को भी खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो ट्रेवथन गुस्से में उससे कहता है अब ये दुनिया वानरों की ही है और वो अपना
साम्राज्य बना चुके हैं। फिर वो मे को नहा धोकर तैयार होने को कहता है। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ और मे को साथ खाने पर बुलाता है। वहीं उसको अनाया मिलता है। प्रॉक्सिमस उनसे कहता है इवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं और अगर मुझको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं उस इवोल्यूशन को अपने जिंदा रहते कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों के जैसे हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ। फिर वो नोआ को समझाता है इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई और नहीं था, क्योंकि नोआ को अभी तक यही पता था इंसान शुरू से ही बेवकूफ थे। फिर उसको मे का एक राज बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं इंसानों के साथ ही थी। ये सुनकर नोआ चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा था मैं कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही और ये बात मैंने उससे छुपाई। फिर प्रॉक्सिमस मे से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आई हो, और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है तुम बहुत बुद्धिमान वानर हो, तुमने करंट वाली छड़ी खुद से ही ठीक कर ली, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे ये बताओ क्या मैंने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? तो नोआ धोखा खाए जैसे महसूस करता हुआ कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, ये लोग हमको फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से मैं इन सबको खत्म कर वानरों का अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसके बाद नोआ बाहर बैठा हुआ सन ईगल से कहता है वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा। ये कहकर वो दुखी हो जाता है। तभी सीजर के चिन्ह को देखते हुए उसके अंदर सच्चाई के साथ फिर से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। तभी सन ईगल नोआ के मन को समझता हुआ अपने आप ही उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसको बैठा देख नोआ की माँ को नोआ पर गर्व होता है। फिर रात को नोआ मे के पास आकर उससे कहता है तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती आई हो, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है तुमको बंकर में से क्या चाहिए। तो मे उसे बताती है वो वहाँ रखी एक किताब चाहती है जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस आ सके, क्योंकि पहले के समय में वानर बोलते नहीं थे, ठीक आज के इको की तरह। फिर वो आगे बताती है कि इंसानों के बनाए वायरस ने वानरों को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। फिर मे कबूल करती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। उसके बाद नोआ सूना और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है, लेकिन अनाया डर से मना कर देता है, लेकिन फिर वो खुद ही उनके पास आ जाता है। मे सबसे पहले पानी को रोकने वाले बेड़े के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्राइवथन वहाँ आ जाता है, और जब मे के समझाने पर भी वो नहीं मानता और प्रॉक्सिमस को बताने जाने लगता है तो मे उसका गला दबाकर उसे मार देती है। फिर नोआ उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद पहाड़ी के पीछे जाकर नोआ मे को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बंकर में हवा पहुंचाने के लिए 3 बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लेकिन समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था। अब अपनी मशाले जलाकर वो बंकर के अंदर जाते हैं। मे को वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। वो वहाँ की पावर को ऑन करके अपनी किताब को ढूंढने लगती है। मे को वहाँ हथियार और उसकी किताब मिल जाती है। वास्तव में वो किताब सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिवेट करने की चाबी होती है। इसी बीच नोआ को एक पुरानी फोटो वाली किताब मिलती है, जिसमें इंसानों ने उसकी प्रजाति के बंदरों को पिंजरों में कैद कर रखा था। नोआ को अब तक लगता था पहले इंसान और वानर साथ मिलकर काम किया करते और रहते थे। अब उन तीनों को मे पर संदेह होने लगता है। फिर मे अंदर से बंकर का दरवाजा खोल देती है। तभी प्रॉक्सिमस अपने लोग और नोआ के कबीले के साथ अंदर आकर सूना को चाकू की नोक पर बंधक बनवा देता है और नोआ से पूछता है मे ने बंकर के अंदर उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। नोआ के कोई जवाब न देने पर प्रॉक्सिमस लाइटनिंग को सुला को मारने का आदेश देता है। इससे पहले लाइटनिंग सुना का गला काट पाता तभी मे उसको गोली मार देती है। वो वहीं मर जाता है। गोली की आवाज सभी वानरों को डरा देती है। तो प्रॉक्सिमस मे से ऐसे और हथियारों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो मे को जाने देने की बात कहता है। अब हथियार प्रॉक्सिमस को ना मिले, इसीलिए मे पानी को रोकने वाले बेड़े को बारूद से उड़ा देती है, जिससे पानी बंकर के अंदर आने लगता है। तो सभी वानर बचने के लिए बंकर के अंदर आ जाते हैं। नोआ अपने कबीले को ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी
कमांडर सिल्वा नोआ के सामने आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नोआ उससे बचता हुआ उसको पाइपों के बीच फंसाकर पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके मरते ही नोआ वहीं से निकल कर आता है जहाँ से वो बंकर के अंदर घुसा था। उसका पूरा कबीला बच गया था। तभी प्रॉक्सिमस नोआ पर हमला कर उसको अधमरा कर देता है और उसके आगे घुटने टेकने को कहता है। फिर नोआ अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने कबीले का ईगल गीत गाना शुरू करता है, तो कबीले वाले भी उसके साथ मिलकर गीत गाने लगते हैं, जिससे उनकी ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर उसको पहाड़ी से नीचे गिराकर उसका अंत कर देती हैं। फिर सन ईगल नोआ के हाथ पर वापस आकर बैठ जाता है। वो सभी वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगते हैं। नोआ अपने पिता की तरह घोंसले को तैयार करता है। तभी मैं उससे मिलने आती है। वो नोआ से कहती है इंसानों को उनका हक और जगह वापस मिलनी चाहिए। तो नोआ उसको बताता है अगर सभी जगह इंसानों का हक था तो क्या वानर फिर से बेजुबान हो जाएं? क्योंकि राका के सीजर सिर्फ एक चीज चाहते थे कि वानर और इंसान साथ रहें। क्या ये सच में हो सकता है? उसकी बात मेरे को इमोशनल कर देती है और नोआ को जान से मारने का अपना ख्याल त्याग देती है, क्योंकि उसको लगता था नोआ बेहद ही बुद्धिमान है और अगर वो जिंदा रहा तो वो वानरों के साम्राज्य को खत्म होने नहीं देगा। फिर नोआ सीजर के निशान वाला लॉकेट मे को देकर कहता है ये बहुत खास है। उसको लेकर मे वहाँ से चली जाती है और सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आकर वहाँ पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट डिस्क एक्टिवेशन की देती है। वो लोग उस की को अपने सिस्टम में लगाकर सिग्नल को भेजने के लिए विशालकाय डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानों के हक को वापस लाने के लिए पहले इंसानों को इकट्ठा करना होगा। इसी बीच नोआ सूना को दूरबीन से आकाश की अनदेखी चीजें और रोशनियों को दिखाता है और साथ ही एक ही समय में नोआ और मे आकाश की तरफ देख रहे होते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।